देखिए 3 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि दोनों पक्षकार की पुस्तकों में जर्नल का लेखा करना है। यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जब किसी भी संपत्ति का क्रय विक्रय होता है तो एक होता है क्रेता जिसको हायर परचेजर यानी किराया क्रेता कहते हैं, और एक होता है विक्रेता जिसको हायर वेंडर कहते हैं। तो सवाल में दोनों पक्षकार के पुस्तक में आपको जर्नल बनाना है। सवाल कहता है कि एक कोल मर्चेंट फर्म ने एक वैगन को किराया क्रय पद्धति पर उधार पर क्रय किया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्रय मूल्य जो है वो 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है, जिसका 6,000 रुपया सुपुर्दगी पर भुगतान होता है, ठीक है, जो 1 जनवरी 2007 को देना है, ठीक है। उसके बाद शेष 6,000 का वार्षिक ब्याज सहित किस्त में चुकाना है। यानी 6% 6,000 का जो किस्त है वो ब्याज सहित किस्त है, जो हर एक साल के अंत में क्या करना है, उसको चुकाना है, और 31 दिसंबर को देना है। विक्रेता जो है वार्षिक शेषों पर 5% के दर से ब्याज लगाता है। सुपुर्दगी के समय संपत्ति का रोकड़ मूल्य 27,300 था। मतलब अगर संपत्ति जिस दिन खरीदा गया अगर वो नगद में खरीदा जाता तो 27,300 में खरीद लेता, लेकिन संपत्ति उधार खरीदा गया है। उधार खरीदने के क्रम में देखिए 6,000 का डाउन पेमेंट दिया है और 6,000 के आधार पर उसको 4 किस्त लगाना है। कितना किस्त लगाना है? देखिए 4 वर्षों की अवधि में चुकाता है ना। यानी 6,000 डाउन पेमेंट जिस दिन खरीदा उसी दिन दे दिया, और 4,000 का किस्त 4 वार्षिक किस्त में चुकाना है। मतलब हर एक साल 31 दिसंबर को 6,000 का किस्त चुकाता है। तो 4 गो हुआ 6,000 का किस्त, तो 6 चौक 24,000, एगो हुआ 6,000 डाउन पेमेंट, तो 30,000 का हो गया। यानी हर 6,000 में ब्याज शामिल है। सवाल में कह भी दिया है, नहीं तो आप ऐसे जांच भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्रास जो है वो 10% क्रमागत ह्रासित मूल्य पर लगाना है। दोनों पक्षकार के पुस्तक में जर्नल के लेखे कीजिए। तो सबसे पहला काम है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कैश प्राइस लिखेंगे, इसमें इंटरेस्ट की चर्चा होगी, और इसमें इंस्टॉलमेंट का चर्चा होगा। 27,300 का आपका नगद मूल्य है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि 6,000 आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, जो 1 जनवरी 2007 को। तो देखिए 1 जनवरी 2007 को डाउन पेमेंट में 6,000 दे दिया, तो इस पर तो कोई ब्याज का चर्चा नहीं होगा, तो 6,000 इसमें से आप घटा लीजिए, तो 21,300 बचा। अब 2007 के अंत में यानी 31 दिसंबर 2007 को आप ब्याज की चर्चा कीजिएगा। तो 21,300 जो बचा है इसी पर ना आप ब्याज लगाइएगा, और ब्याज लगाना है कितना, क्या प्रतिशत है, 5%। तो इसका 5% आप ब्याज लगाइए, तो 00 से 00 कट जाएगा, 1,065। मतलब कि आपने जो 6,000 का किस्त दिया है उसमें 1,065 आपने ब्याज का दिया है। तो संपत्ति का मूल्य कितना दिया, 4,935 रुपया दिया मात्र। घटाओ, ठीक है ना। 4,935 इसमें से आप क्या कर लीजिए, यानी 21,300 जो था वो था कैश प्राइस। तो कैश प्राइस आप यहाँ 6,000 किस्त चुका है, उसमें 1065 ब्याज का, तो कैश प्राइस यानी संपत्ति के मूल्य में से कितना चुकाए हैं, 4,935।
तो अब आप 21,300 में से 4,935 रुपया आप घटा दीजिए, तो बचेगा 16,365। 16,365। आप लोग भी घटाव चेक करते रहिएगा, हमको जोड़ घटाव नहीं आता है तो देखते रहिएगा आप भी। अब देखिए, अब फर्स्ट ईयर का काम खत्म हो गया। अब जब सेकेंड ईयर में चलेंगे तो सेकेंड ईयर में 31 दिसंबर 2008 को चलेंगे, ठीक है, 1 साल बाद। तो अब इस राशि पर ब्याज लगेगा 16,365 का 5%। तो इसका 5% जब आप निकालिएगा तो इसका 5% 818 रुपया 25 पैसा। तो 818 रुपया 25 पैसा, तो 25 पैसा को इग्नोर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। आंसर मिल रहा है ना, हर एक साल देखते चलिएगा। अब दूसरे साल जब हम 6,000 का ब्याज मतलब किस्त दे रहे हैं, उसमें 818 रुपया मेरा ब्याज का, तो अपना दाम कितना होगा? तो अपना दाम होगा 5,182 रुपया, यही ना। तो यहाँ पर 5,182 रुपया आप घटा दीजिए, तो फिर 16,365 में से कितना 5,182 आप घटा दीजिए, तो 11,183 11,183 बचा। अब तीसरे साल में जब होगा तो 31 दिसंबर 2009 का काम होगा, ठीक है। तो अब तीसरे साल में इस राशि पर ब्याज लगेगा 11,183 का 5% जब निकालिएगा तो फिर निकलेगा इसका 5%, 559 रुपया 15 पैसा। 559 रुपया 15 पैसा, तो 15 पैसा को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो फिर जब आप 6,000 का किस्त चुकाइएगा, उसमें 559 रुपया आप ब्याज का दीजिएगा, तो अपना कितना हो जाएगा 5,441 रुपया। तो यहाँ पर 5,441 रुपया घटा दीजिए, तो 11,183 में से 5,441 घटाएंगे तो 5,742 बचता है, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2010 को जो अंतिम साल है आपका, अंतिम साल का जो किस्त के समय जब हम ब्याज की चर्चा करेंगे तो ब्याज का कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करना है? तो 6,000 का किस्त है मेरा और कैश प्राइस 5,742 का बचा हुआ है, तो अंतर की जो राशि होगी 248 रुपया की 58 होगा, 258 रुपया। ये किस चीज का होगा? ब्याज का होगा। क्लियर? यानी 4 साल में जब आप ब्याज लगा रहे हैं तो आप पहले साल में 1085 ब्याज, दूसरे साल में 818 ब्याज, तीसरे साल में 559 ब्याज और चौथे साल में 258 ब्याज। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, तो देखिए, तो फर्स्ट ईयर में ऐसे ही कर देते हैं, यहां से 1 2 3, चलिए यहां तक 4। तो फर्स्ट ईयर का जब आप डिप्रिसिएशन देखिएगा तो फर्स्ट ईयर में दाम कितना था? 27,300। 27,300, इसका 10% ह्रास है। ह्रास कितना है? 10%। तो ह्रास निकला आपको 2730। 2700, तो रिटेन डाउन वैल्यू कितना बचेगा? 27,300 में से 2730 घटा दीजिए, तो 27,300 में से 2730 घटा दीजिए, तो बचेगा 24,570। 24,570, ठीक है। अब दूसरे साल में 24,570 का 10% ह्रास कटेगा, तो 2,457 हुआ ह्रास। तो रिटेन डाउन वैल्यू कितना बचेगा? 24,570 में से घटा दीजिए 2,457, तो देखिए कितना बचेगा
माइनस 2457, तो बचता है 22,113। अब अगले साल तीसरे साल 22,113 पर 10% ह्रास लगेगा, ठीक है। तो 2211 रुपया 30 पैसा होता है, तो 30 पैसा को इग्नोर कीजिए। 50 पैसा से कम उसको इग्नोर करना है। अगर किसी में 50 पैसा से ज्यादा हो जाए तो दशमलव के बाद वाले को इग्नोर करके एक बढ़ा लेना है। क्यों? तो इधर जो हम छोड़ रहे हैं वो आगे एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो 2211 रुपया। फिर इसमें से आपको रिटेन डाउन वैल्यू जो बचेगा 22,113 में से 2211 घटा लीजिए, तो माइनस कीजिए 2211, तो 19,902 बचेगा, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में फिर 19,902 का कितना 10%, तो यहां भी 1990 ये हुआ अप्रॉक्स। तो फिर क्या करेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू जो बचेगा 19,902 में से 1990 घटा दीजिए, तो घटाने पर बचेगा 1990, तो बचेगा 17,912। आया बात समझ में? यानी फर्स्ट ईयर में 2730 ह्रास लगा, दूसरे साल में 2457, तीसरे में 2211 और चौथे में 1990। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? हम बोले थे क्लियर। चलिए, कैलकुलेशन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब आगे कहता है कि दोनों पक्षकार के पुस्तक में आपको जर्नल बनाना है। तो सबसे पहले हायर परचेजर के पुस्तक में बना लेते हैं, उसके बाद हायर वेंडर में देखेंगे। सवाल एकदम लंबा चौड़ा है, आया बात समझ में? हायर परचेजर के पुस्तक में 4 साल के लिए एंट्री बनाना है, फिर हायर वेंडर के पुस्तक में 4 साल के लिए एंट्री बनाना है। तो सवाल तो ज़्यादा लंबा होगा ही, लेकिन सवाल इजी है। एक ही एंट्री को बार बार लिखना पड़ता है। पहले साल में 6 एंट्री बनता है, और फिर अगले साल से 4 एंट्री बनता है ना। तो देखिए पहले साल में क्या बनेगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। जो हायर परचेजर का नाम दिया हुआ है कुछ, किसने किससे खरीदा है, तो एक कोल मर्चेंट फर्म एक बैगन को खरीदता है, तो कोल मर्चेंट फर्म नाम है। क्या नाम है? कोल मर्चेंट फर्म। कोल मर्चेंट फर्म CMF, याद रखिएगा। आया बात समझ में? और वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ है कि किससे खरीदा है, ये सवाल में स्पष्ट क्लियर नहीं है। आया बात समझ में? देखिए, तो पहला साल का जो जर्नल बनेगा 2007 के लिए, देखिए हम सिर्फ 1 साल का लिखेंगे और बाकी उसी में हम 4 साल का एडजस्ट करेंगे। तो पहले साल क्या होगा, जनवरी 1 को जब संपत्ति खरीदा है तो एसेट्स अकाउंट DR, यानी वैगन्स अकाउंट, वैगन्स नहीं, वैगन अकाउंट DR टू हायर वेंडर अकाउंट HV अकाउंट लिख दिए शॉर्टकट में। तो कितना में खरीदा है, 27,300, यानी संपत्ति का जो नगद मूल्य है वो यहाँ आ जाएगा कि संपत्ति वास्तव में 27,300 का खरीदे हैं, तो हायर वेंडर जो हमसे लेगा वो 27,300 लेगा, यानी हायर वेंडर को लेनदार बनाया। फिर आगे क्या होगा, तो डाउन पेमेंट हम हायर वेंडर को देंगे। तो हायर वेंडर को जो देंगे तो सेम डेट में हायर वेंडर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये डाउन पेमेंट का है। तो कैश या बैंक दोनों में से जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। 6,000। तो ये हुआ जिस दिन खरीदा उसी दिन का दोनों एंट्री। अब होगा दिसंबर 31 का, 2007 में दिसंबर 31 का जब पूरे साल खत्म होगा तो साल के अंत में ब्याज लगाएंगे। तो जब ब्याज लगाएंगे तो हायर वेंडर के लिए हम अपने आप में मान के चलेंगे कि मैं हायर वेंडर हूं, ठीक है। तो हायर वेंडर जब हम रहेंगे तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR, और जितना रुपया से इंटरेस्ट DR हुआ हायर वेंडर को हम उतना रुपया से लेनदार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेनदार, यानी वो हमसे लेगा
तो टू हायर वेंडर अकाउंट कितना रुपया, तो पहला साल का ब्याज 1065 है, तो 1065। फिर दिसंबर 31 को ही हम हायर वेंडर को किस्त का पेमेंट करेंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कितना का किस्त देंगे, तो 6000 का। कितना का देंगे, 6000 का। यहाँ जो 6000 का किस्त पेमेंट कर रहे हैं उसमें 4935 रुपया इस 27500 का में से एक पार्ट गया है, और 1065 रुपया यहाँ जो ब्याज लगाया है उसका गया है। क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब चलिए फिर साल के अंत में डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, तो टू वैगन अकाउंट कितना रुपया का ह्रास लगा है, 2730 रुपया ना, 2730। और फिर साल के अंत में यानी दिसंबर 31 को ही ये ह्रास और ये ब्याज ये दोनों PL में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है बात। तो इंटरेस्ट का गया 1065 और ह्रास का गया 2730, यानी 3795 रुपया। यही हुआ ना। तो ये हो गया आपको पहले साल का एंट्री। अगले साल से क्या होगा, ये दोनों एंट्री अगले साल से नहीं होगा, क्योंकि 2007 में जनवरी 1 को खरीदा और डाउन पेमेंट किया, तो ये एंट्री तो एक बार हो गया। अब अगले साल से सिर्फ ब्याज देना है, ब्याज लगाना है, किस्त का भुगतान करना है, ह्रास लगाना है और PL में भेजना है। आया बात समझ में। तो अब जो है सो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए, तो पहले साल का हो गया। अब अगले साल से हम क्या करेंगे, तो हम बार बार तो नहीं लिखेंगे, आप लोग को लिखना पड़ेगा, हम इसी में मेहनत कर देंगे। पहले साल में जो ये दो एंट्री था, ये एंट्री अगले साल से नहीं होगा और ये सब बदल जाएगा। ठीक है, एंट्री सेम होगा, एंट्री यही होगा, बकहल एंट्री जो बताए थे, ये बकहल ब से ब्याज, क से किस्त, ह से ह्रास और ल से लाभ हानि, यही एंट्री अगले हर साल होगा। आया बात समझ में। ब्याज लगाने का ये आपको 2008 का एंट्री दिसंबर 31 में, इंटरेस्ट का तो अगले साल इंटरेस्ट कितना है, 31 दिसंबर 2008 को 818, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 818। फिर हायर वेंडर के किस्त को पेमेंट कितना किए हैं, 6000, तो 6000। फिर अगले साल ह्रास कितना लगाए हैं, 2457, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन टू एसेट्स 2457 और फिर PL में जो जाएगा तो 818 और 2457, दोनों को जोड़ के 8 7 15 के 5 हाथ में 4 5 1 6 1 7 और 24 8 32। समझ में आया बात, कहीं कोई दिक्कत। फिर जो है सो आप इसको नोट कीजिए, आपको लिखना है बार बार, हम तो कुछ नहीं, हम हर एक साल यही मिटाएंगे और अमाउंट भरते जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। अब अगले साल देखिए, फिर अगले साल ये सब खाली बदल जाएगा, एंट्री सेम होगा। अब अगले साल क्या होगा, यहाँ पर 2008 के बदले 2009 हो जाएगा। आगे फिर तीसरे साल में इंटरेस्ट कितना है, 559, तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 559, 8 के बाद 9 हो गया ना, 559, किस्त कितना 6000, डिप्रिसिएशन कितना, तो तीसरे साल डिप्रिसिएशन 2211 और PL में जाएगा वही 559 और 2211, यानी 2770 रुपया दोनों को जोड़ के। समझ में आया बात। फिर अब अगले साल क्या होगा, तो अगले साल 2010 में चलेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब 2010 में क्या होगा, तो फिर ये बदलेगा,
एंट्री सेम, ध्यान रखना है, एंट्री सेम यही होगा एंट्री। बकहल, ब से ब्याज, क से किस्त, ह से ह्रास, ल से लाभ हानि। अब अंतिम साल है जो 2010 है, जो क्या है 2010, जिसमें ब्याज 258, ब्याज 258, 258, किस्त 6000, 6000, ह्रास 1990, ह्रास 1990, 1990, और फिर पीएल में जो जाएगा 258 और 1990। यहाँ हो गया 8, 9, 5, 14, 4 हाथ में 19, 2, 21, 1, 22 हो गया। ये इतना जो एंट्री था ये था कोल मर्चेंट फर्म, जो आपका हायर परचेजर था, उसके पुस्तक में 4 साल का जर्नल एंट्री। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अब हम बताएंगे कि हायर वेंडर के पुस्तक में कौन सा एंट्री होगा। तो अब हम इस पूरे को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अब क्या है, तो इतना देर में आप देखिए कि हायर परचेजर के पुस्तक में क्या एंट्री बनता है। अब हायर वेंडर के पुस्तक में देखिए कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो हायर वेंडर के पुस्तक में क्या एंट्री बनता है उस पर ध्यान दीजिए। 2007 जनवरी 1 को हायर वेंडर ने संपत्ति बेचा, किसको? परचेजर को। तो हायर परचेजर अकाउंट DR2 हायर सेल्स एंट्री होता है। हायर परचेजर अकाउंट DR, हायर परचेजर अकाउंट DR, यहां अभी सूत्र लिख रहे हैं टू हायर सेल्स अकाउंट, टू हायर सेल्स अकाउंट। अगर ये हायर परचेजर का नाम नहीं रहता, हायर परचेजर का नाम नहीं रहता, तब तो हायर परचेजर अकाउंट DR रहता, जैसे हम लोग परचेजर के पुस्तक में हायर वेंडर लिखे थे। लेकिन यहाँ पर परचेजर का नाम है कोल मर्चेंट फर्म, है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोल मर्चेंट फर्म अकाउंट DR, कोल मर्चेंट फर्म शॉर्टकट में लिख दिए हैं अकाउंट DR टू हायर सेल्स। कितना में? 27,300, 27,300। क्लियर बात? संपत्ति बेचने का एंट्री हो गया ना। अब दूसरा क्या होगा, सेम डेट में डाउन पेमेंट का। तो डाउन पेमेंट तो हायर परचेजर के लिए पेमेंट होता है और हायर वेंडर के लिए तो वो रिसीव्ड हो जाएगा, होगा ना? तो हायर वेंडर के पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट DR टू कोल मर्चेंट फर्म। कितना रुपया दे दिया? 6000 डाउन पेमेंट किया है, किया ना? अब ये दोनों एंट्री तो जिस दिन संपत्ति बेचा उस दिन हुआ। अब एंट्री होगा साल के अंत में, दिसंबर 31 को क्या होगा, तो अब ब्याज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्याज लगाएंगे। तो ब्याज तो उसके लिए परचेजर के लिए खर्चा था, मगर ब्याज इसके लिए क्या है? आमदनी है। तो हायर वेंडर जब हायर परचेजर पर ब्याज लगाएगा तो हायर परचेजर को वो देनदार बनाएगा, क्योंकि वो इसको देगा, आज न कल तो ब्याज देना है ना। इसीलिए तो यहां बनाएंगे कोल मर्चेंट फर्म अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। 1065 रुपया पहले साल का ब्याज था, है ना? फिर दिसंबर 31 को जब किस्त का भुगतान होगा तो हायर वेंडर किस्त प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा तो इसके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट DR टू कोल मर्चेंट फर्म अकाउंट। कितना रुपया? 6000 का किस्त है, ठीक है। फिर साल के अंत में जो ये ब्याज है, अब ये ह्रास नहीं लगाएगा, हायर वेंडर अपने पुस्तक में ह्रास नहीं लगाएगा, क्योंकि संपत्ति का यूज हायर वेंडर थोड़ी ना कर रहा है, परचेजर करता है तो परचेजर लगाएगा। ये तो बेच दिया है तो वेंडर को ह्रास नहीं लगाना है, तो ह्रास का चर्चा अब इसमें नहीं करना है। अब ये ब्याज को PL में भेजेगा, तो PL में भेजेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू PL अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया? 1065, 1065। और फिर साल के अंत में ये जो हायर सेल्स है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है।
जब साल के अंत में फाइनल अकाउंट बनाएगा तो माल जो बिकता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स के रूप में जाता है ना। तो ये चूंकि हायर सेल्स है तो ये जाएगा ट्रेडिंग के सीआर में, तो एंट्री बनेगा हायर सेल्स अकाउंट डीआर। यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट होकर खत्म हो रहा है, और 2 में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कितना 2700, 27,300, 27,300। समझ में आया ये बात? पहले साल का एंट्री में कोई दिक्कत? अब अगले साल का जो एंट्री हम बताएंगे उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगले साल से ये संपत्ति बेचने वाला एंट्री तो नहीं होगा, और संपत्ति बेचने वाला नहीं होगा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो जाएगा ये भी एंट्री नहीं होगा। तो ये दोनों एंट्री और ये एंट्री खत्म हो जाएगा, और अगले साल से सिर्फ 3 एंट्री बनेगा, ब्याज, किस्त और लाभ हानि। मतलब ट्रिक याद रखना है, बाकल एंट्री। चलिए याद रहेगा ना, हायर वेंडर बाकल हो जाता है अगले साल से। मतलब ब से ब्याज का एंट्री बनाना है, क से किस्त का एंट्री बनाना है, और ल से लाभ हानि का एंट्री बनाना है। मतलब ये एंट्री अगले साल से नहीं बनेगा, ये एंट्री अगले साल से नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगले साल से क्या, कौन सा एंट्री बनेगा? सिर्फ ये 3 एंट्री बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, सवाल लंबा जरूर है लेकिन भारी नहीं है। तो अगले साल अब होगा 2008। तो 2008 में क्या होगा? तो अब ये मिट जाएगा और ये मिट जाएगा, क्योंकि किस्त तो 6,000 का तो होना है, हर साल तो 6,000 का किस्त होगा। तो अगले साल ब्याज होगा 818 का, 818 का किस्त होगा 6,000 का, और फिर पीएल में जो ट्रांसफर होगा ये 818 रुपया ही मात्र ट्रांसफर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर जब हम अगले साल चलेंगे मतलब 2009 में, तो फिर ये भाई साहब यहाँ से हट जाएंगे 2009, और अगले साल ब्याज 559 है, तो ये और ये मिट जाएगा। फिर इंटरेस्ट, किस्त और लाभ हानि। इंटरेस्ट 559, पीएल में 559, और किस्त तो 6,000 का रहना है ही। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत हो रहा है? लेजर फीचर कहेगा बनाने तो एंट्री दिमाग में रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जैसा रॉयल्टी का एंट्री देखिए आप आसानी से, जर्नल आता है तो लेजर पोस्टिंग धराधर कर सकते हैं, वैसे ही होगा। फिर जब 2010 में चलेंगे तो यहाँ 2010 साल के अंत में ही होगा, ब्याज 258, किस्त 6,000, और पीएल में भी जाएगा 258। समझ में आया बात? तो अब ये सवाल इतना लंबा चौड़ा होने के बाद अब सवाल कहता है कि भाई अब हमको विश्राम दीजिए, ठीक है। यानी सवाल आपका बनकर कंप्लीट। आया बात समझ ना? कोई दिक्कत हुआ समझने में? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। धन्यवाद।